So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Pound Goal and this is संदीप भैया और फटाफट गाइस ज्वाइन करिए फटाफट आप सारे लोग लाइव आ जाइए और बताइए सारा कुछ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। फटाफट ज्वाइन करिए गाइस, बच्चा पार्टी। Okay guys, so I am live right now. Please tell me everything audio video everything is clear or not. फटाक से आ जाओ, then I will start it. आराम से सारे लोग ज्वाइन हो जाओ और सबको बता दो कि संदीप भैया लाइव आ चुके हैं और फिजिक्स के एक दमदार लेक्चर के साथ। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप बोर्ड में भी हो ना गाइस, तो मैं बता रहा हूं इससे बाहर का आपके बोर्ड में भी कुछ भी नहीं आने वाला है। बोर्ड में आराम से जो पूछा जाएगा लिख के आओगे, चाहे जो भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से आ जाए 100% यू विल सॉल्व। डोंट वरी गाइस, मैं पूरा का पूरा फिजिक्स आपका करा दूंगा, चाहे वो बोर्ड की बात हो या एएमयू क्लास 11th की बात हो या जामिया की बात हो या फिर आप सीएचएस का एंट्रेंस देने वाले हो, चाहे आप जहां पे भी देने वाले हो। आपका सिलेबस में बहुत ही बेहतरीन ढंग से रैंक बूस्टर सीरीज में मैं कवर करा दूंगा। अगर आज आप चूक गए तो गाइस आपको कल यही कंटेंट पढ़ने के लिए अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ेगा। और ये मत समझना कि हमेशा ये रिकॉर्डिंग बनी रहेगी, आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना। लाइव टू लाइव सारे लेक्चर्स देखते जाओ, डीपीपी लगाते जाओ। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप डेली लेक्चर्स मेरे देख रहे हो तो डीपीपी आपसे नहीं बच सकता है। डीपीपी का हर एक सवाल आपसे लग जाएगा और डीपीपी जो भी आएगा विद इन द डीपीपी, विद इन द लेक्चर, विद इन द कोर्स ही आएगा। आपके एग्जाम में इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला है। तो इस कोर्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। फटाक से पहले सारे लोग ज्वाइन हो, देन आई विल स्टार्ट इट। कितने लोग आ गए भाई? ओके, आगे सारे लोग स्टार्ट कीजिए। A to Z मोटिवेशन। गौरव ऑल क्लियर है। एएमयू का फॉर्म कब आएगा भाई? एएमयू का फॉर्म जल्दी आ जाएगा। इसकी नोटिफिकेशन तुम्हें मिड ऑफ जनवरी में मिल जाएगी, डोंट वरी। हेलो अनूप, A to Z डिजिटल नॉलेज, फजीला। ओके ओके गाइस, चलो हम तो गाइस आज डीपीपी को अच्छा लगे हाथ में तुमसे ये भी बोल दूं कि मैंने डीपीपी नंबर 2 दे दिया है तुम्हें। और डीपीपी जो है आज लास्ट में हम लोग ट्राई करेंगे डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस। पहले मैं तुम्हें आज बताऊंगा लास्ट में, क्लास के लास्ट के 15 मिनट में, और फिर कल डीपीपी डिस्कशन कर लेंगे। जो सवाल बच जाएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे कल। और कल मैं तुम्हें एक और डीपीपी दूंगा 30 क्वेश्चन की, ऐसे 25-30 क्वेश्चन की दूंगा। और इसके बाद से चैप्टर फिनिश, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ सरस्वती देवी, बताओ हर्ष। तो सारे लोग रेडी हैं बच्चा पार्टी? सारे लोग जोश में आ गए? जोश में बोलो गाइज। ऐसे मरे हुए गाय की तरह बैठे हुए हो, मजा नहीं आ रहा है गाइज, ऐसे काम नहीं चलेगा। जोश कम नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आप फ्री में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और आपको प्रिपरेशन कौन लोग करा रहे हैं? वो लोग जो पिछले कई सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू या जेई की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो फैकल्टी बहुत ही दमदार है, आप आराम से हमसे पढ़ के सीख सकते हो। और इस क्लास में हम इस कोर्स में, ये जो हमारी सीरीज चल रही है रैंक बूस्टर सीरीज, यहाँ पे हम आपको डेली लाइव लेक्चर दे रहे हैं, डीपीपी दे रहे हैं, टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, क्लास नोट्स दे रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउट सॉल्विंग आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है जहां पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो। और चैप्टर वाइज फ्री पीवाईक्यू, आपको कोई किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज फ्री पीवाईक्यू भी हम दे रहे हैं। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। लेकिन ध्यान रखना है, जो रैंक बूस्टर सीरीज है सिर्फ एक बार फ्री है, अभी फ्री है, आगे फ्री नहीं मिलेगा।
ये जो अभी मैं तुम्हारा कोर्स है ये मैं पूरा फ्री में कराऊंगा, लेकिन इसी साल, फिर इसी साल सिर्फ कराऊंगा, ये बात ध्यान रखना। बाद में यही कोर्स तुम्हें कम से कम 15-20 हज़ार ऑफलाइन में दे के मिलेगा, और अगर तुम ऑनलाइन में आ रहे हो तो भी अच्छा खासा अमाउंट पेड ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितने टीचर हैं सारे के सारे बेस्ट हैं। तो भाई साहब अगर आप यहाँ पे नए हो ना तो फटाक से चैनल को ज्वाइन कर लो। और फिजिक्स की ये क्लास की टाइमिंग है, आज अलग टाइम पे हो रही है लेकिन ज्यादातर इसी टाइम पे होगा। मैथ्स ललित सर ले रहे हैं, और केमिस्ट्री जो है तौहीद सर ले रहे हैं अभी, सॉरी बायोलॉजी तुम्हारी तौहीद सर ले रहा है। और बायोलॉजी का टाइम भी लिख लीजिए आप लोग, फ्राइडे सैटरडे संडे, हफ्ते में 3 दिन बायो होगा, हफ्ते में 3 दिन केमिस्ट्री होगा, बाकी आपका मैथ्स होगा, और फिजिक्स तो मेरा चल ही रहा है। ओके, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भाई साहब ऑनलाइन पढ़ते रहें STBZ एकेडमी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज्यादा वीक है, आपको लग रहा है कि नहीं भैया मुझे थोड़ा सा और हेल्प की नीड है, तो आप ऑफलाइन में भी आके हमसे पढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा अलीगढ़ से है, उसको लग रहा है कि भैया मेरा थोड़ा सा डाउट रहता है, मुझे क्वेश्चंस थोड़े से फंसते हैं, तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में, अगर आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो ऑलरेडी, ये जो रैंक बूस्टर सीरीज से अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन आके हमसे डाउट पूछ सकते हो, जैसा हमारा ऑफलाइन वाला बच्चा पूछ लेता है। अबे हमारा लोकेशन कहाँ है? समद रोड, समद रोड सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे है। हम अभी शेड्यूल आपको बता देंगे, ठीक है? अब उस शेड्यूल के हिसाब से आप आके अपने डाउट अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो। वहां पे सारे टीचर्स होंगे, मैं होऊंगा, ललित सर होंगे, विकास सर होंगे, मोस्टली सारे टीचर वहां पे अपने केबिन में मिल जाएंगे। आप आके वहां पे ऑफलाइन डाउट भी पूछ सकते हो, बाकी ऑनलाइन डाउट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछते रहिए। तो चलिए भाई, आज लेक्चर नंबर 7, 7वें लेक्चर को शुरू करते हैं। तो गाइज, हाउ इज द जोश? शुड आई स्टार्ट राइट नाउ? बोलो बच्चा पार्टी, यस और नो, हाँ या ना? यस सर। तो हमने लास्ट टाइम में जो सीखा था पहले उसे समझने की कोशिश करो। हमने जो लास्ट टाइम में सीखा था पहले उसे समझने की कोशिश करो। हमने लास्ट टाइम में क्या सीख लिया था? आर इक्वलेंट निकालना सीख लिया था। और अब हम सीख रहे थे कि हाउ टू सॉल्व एनी सर्किट। तरीका क्या था? देखो, अभी हम जो सीख रहे थे पहले उसको समझना। हम अब ये सीख रहे हैं कि किसी भी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो देखो, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का जो बहुत बेसिक तरीका है, मैं तुम्हें अब तरीका बताते चलता हूं। तरीका बताते चलता हूं, ठीक? पहला, सर्किट को सॉल्व करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। सबसे ज्यादा क्या काम आने वाला है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है कि भाई साहब, अगर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और अगर इसके अक्रॉस वी वोल्टेज लगाया जाए, कितना? मान लो इस पॉइंट का वोल्टेज वी है और इस पॉइंट का वोल्टेज वी है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा बताओ? इसमें कितना करंट फ्लो होगा बताओ? इसमें कितना करंट फ्लो होगा? तो करंट कितना फ्लो होगा? तो ओम लॉ क्या बोलता है कि सर वी जो होता है, जो करंट होगा, जो इसके अक्रॉस जो करंट होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि इसमें जो करंट बहेगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज v इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? v बाई आर हो जाएगा, ठीक है? तो कभी कभी वोल्टेज दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, हमसे करंट पूछेगा। कभी क्या बोलेगा? रेजिस्टेंस दे देगा, करंट दे देगा, हमसे वोल्टेज पूछेगा। तो हमसे कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे v की वैल्यू क्या है? तो v क्या है? ये चेंज इन पोटेंशियल है, v दैट इज va माइनस vb, दैट इज va माइनस vb। तो पहला सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है ओम्स लॉ है, ठीक है? ओम्स लॉ है। दूसरा, सर्किट सॉल्व करने के लिए सर्किट में क्या पूछा जा सकता है? दूसरा, सर्किट को सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो सर्किट सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हेल्प लेना पड़ेगा।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई साहब बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ के हम उसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो रजिस्टर को दो तरीके से जनरली जोड़ा जाता है। पहला भाई एक है सीरीज और एक है क्या, पैरेलल। अब जब भी रजिस्टर को आप सीरीज में जोड़ोगे, जैसे एक रजिस्टर R1 है, इसके साथ मैंने दूसरा रजिस्टर R2 जोड़ा। अब समझने की कोशिश करिएगा, एक रजिस्टर R1 है, उसके साथ दूसरा रजिस्टर R2 जोड़ा, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा भाई साहब, R1 प्लस R2 के बराबर आएगा, है ना। लेकिन पैरेलल में क्या है, सपोज दैट ये R1 है और उसको पैरेलल जोड़ना होगा, तो उसी पॉइंट से फिर दूसरे रजिस्टर को जोड़ेंगे और इन दोनों का एक टर्मिनल सेम रखेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट मतलब दिस इज द आर इक्विवेलेंट। इन दोनों को मिला के जो नेट रेजिस्टेंस आएगा मैंने वहां पे लिख दिया, और ये बैटरी यहाँ लगा दिया, तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गई। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट लिखने का तरीका है साहब, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, जब दो होते हैं तो स्पेशल केस में इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2, है ना, मल्टीप्लीकेशन अपन एडिशन। एक कब के लिए है, फॉर टू रजिस्टर, ठीक। हमने इसी में एक बात देखी थी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, कैसा कॉम्बिनेशन हो बेटा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो उसमें क्या सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है करंट सेम होता है, करंट विल बी कांस्टेंट या करंट विल बी सेम करंट will be flow in each register। हमें पता है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हर एक रजिस्टर में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है, लेकिन क्या डिवाइड होता है, बट वोल्टेज डिवाइडेड। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो V वोल्ट की बैटरी है ये डिवाइड हो जाएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पे V1 और V2 में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी, V के बराबर होगा, है कि नहीं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 और V2 किसके बराबर होगा, V के बराबर होता है। तो हमसे कई बार पूछेगा कि V1 की वैल्यू बताओ, और V2 की वैल्यू बताओ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो अगर मुझे इस V वोल्ट को R1 और R2 के क्रॉस डिवाइड करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, सर V वोल्ट को डिवाइड करना है किसके क्रॉस, R1 के क्रॉस, तो R1 ऊपर लिखूंगा अपन नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अगर V2 को डिवाइड करना है, मतलब हमें बताना है कि R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, तो मैं क्या लिखूंगा, V को डिवाइड कर दीजिए R2 के क्रॉस अपन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि कहां पे कितना ज्यादा वोल्टेज डिवाइड होगा, किसको कितना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, है कि नहीं। अच्छा, इसके विपरीत अगर ये बात मैं यहां पे करता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करता, तब क्या होता भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करता, दिस इज R1 दिस इज R2, इन दोनों को मिला के एक मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब देखो, अगर ये V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि इस रजिस्टर के क्रॉस, किस रजिस्टर के क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज है और इस वाले रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज है, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पैरेलल कोई भी रजिस्टर पैरेलल में है, यानी ये कैसे पता चलता है, अगर हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो सारे के सारे रजिस्टर किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी
same potential difference, same potential difference will be across each resistor. बट यहां पे क्या डिवाइड होगा, अगर यहां से आई करंट जाए तो यहां जैसे ही करंट जाएगी उसको दो पाथ मिल जाएगा, तो अब करंट डिवाइड हो जाएगी। R1 में मान लो I1 करंट चली गई और R2 में मान लो I2 करंट चली गई, तो मैं क्या लिखूंगा, बट करंट डिवाइडेड। यहां पे करंट क्या हो रही है, ठीक। और यहां पे हम क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल। अगर मुझे I1 निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, और I2 निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, I1 निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। अब बताओ, I जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट ज्यादा बहेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा बहेगी, हाँ या ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट यही तो हुआ। तो हमें पता है जहां रजिस्टर ज्यादा है वहां करंट कम बहेगी। अब चूंकि हमें I1 में करंट निकालना है, तो कौन डिवाइड हो रहा है, मान लो बैटरी से टोटल आई करंट निकल रहा है, तो आई करंट डिवाइड हो रहा है किस में भाई साहब, R1 में कितना जाएगा ये पता चलेगा R2 से, तो लिखूंगा R2 अपान R1 प्लस R2। और अगर I2 निकालना हो तो साहब कौन सा करंट डिवाइड हो रहा है, आई करंट डिवाइड हो रहा है, आई करंट डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, किस में जा रहे, अब किस में निकालना है हमें, R2 रेजिस्टेंस में निकालना है, तो इसके अपोजिट वाले को ऊपर रखो, R1 अपान R1 प्लस R2। इसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसको क्या बोलते हैं, करंट डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं, करंट। इससे ये पता चल रहा है कि करंट किस हिसाब से डिवाइड होगी। अच्छा तुम सोचो, अगर R1 और R2 की वैल्यू बराबर हो जाए तो क्या करंट बराबर बराबर डिवाइड नहीं हो जाएगी, हाँ सर करंट बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि करंट कितना डिवाइड होगी किस बात पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो फिर करंट भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। ये बात तुम्हें समझ में आया। तो देखो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा, और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा पावर का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अभी मैंने पावर और हीट तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन अभी मैं तुम्हें पावर का कॉन्सेप्ट बताता हूं। पावर और हीट कल वाले लेक्चर के लिए है, बचा के रखा हुआ हूं, लेकिन अभी पावर के कॉन्सेप्ट को तुम्हें बताता हूं पहले। देखो मान लो अगर कोई, मान लेते हैं एक रजिस्टर आर है। पावर का जो फॉर्मूला होता है, पहले पावर का फार्मूला समझ लो। पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है V इंटू आई, ठीक। V इंटू आई, पावर का फार्मूला कितना होता है, V इंटू आई, ठीक है। अब मान लो एक रजिस्टर R है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा। तो देखो हमें पावर का फार्मूला पता है V इंटू आई, लेकिन यहाँ में हमें क्या पता है, I इंटू आर पता है, V नहीं पता है। तो इस केस में अगर मुझे पावर निकालना हो तो फार्मूला तो मैंने लिख दिया V इंटू आई, लेकिन V नहीं पता है, तो V की जगह पे मैं आई आर तो लिख सकता हूँ ना ओम्स लॉ से। यहाँ पे V इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, आई आर लिख सकता हूँ। तो इस केस में पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। बात समझ में आ रहा है। दिस इज केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकेंड, एक रजिस्टर आर है, एक रजिस्टर आर है, अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप भी हो तो तुम्हें अब पावर बताना है। तो पावर का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, लेकिन यहाँ पे हमें आई नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है। तो हम आई के जगह पे V बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं, V बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं। तो P इज इक्वल टू V इंटू V बाई आर लिख दो, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो कई बार हमसे एग्जाम में पावर पूछेगा, कई बार हमसे क्या पूछेगा एग्जाम में, पावर पूछेगा। लेकिन कई बार हमें अगर पावर पूछेगा तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अब हम देख लेंगे कि हमें क्या दिया गया है। अगर करंट और रजिस्टर, करंट और वोल्टेज दिया गया हो तो ऐसे निकालेंगे, अगर करंट और रजिस्टर दिया हो तो ऐसे निकालेंगे, और अगर वोल्टेज और रजिस्टर दिया हो तो ऐसे निकालेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये लोग ना ये लोग क्या करते हैं, सर्किट दे देते हैं। क्या दे देते हैं बच्चा पार्टी, सर्किट दे देते हैं, जिसमें जैसे सर्किट के कुछ एलिमेंट दे देते हैं। जैसे मान लो एक सवाल है, एक सवाल है कि ये 100 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट है। तुम्हारे घर में जो बिजली आती है, तुम्हारे घर में जो बिजली आती है, तुम्हारे घर में जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट
की आती है, तो 220 वोल्ट की है ना। तो 200 एक बल्ब लेके आया है, जैसे एक सर्किट में एक बल्ब लगाया गया है। सवाल देखना, अब ये सर्किट है और इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है। क्या है बेटा, ये सर्किट है, एक सर्किट है और इसी सर्किट को हमें सॉल्व करना है। अब पावर की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना। एक बल्ब है, उसको एक 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, लेकिन जो बल्ब हमें रजिस्टर नहीं दिया गया है इसका। लेकिन सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक बल्ब है जिसको आप जब हम खरीद के लेके आए थे ना, तो इस पे रेटिंग थी। रेटिंग क्या थी कि बल्ब पे रेटिंग क्या थी कि इसका जो पावर है 100 वाट की बल्ब है और ये 220 वोल्ट तक चलने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो बल्ब पे रेटिंग दे दी गई है कि 220 वोल्ट और पावर 100 वाट का है। एक बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट पे चलने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसको लाके हम 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बताइए भाई साहब कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा। अब देखो, अब करंट हमसे पूछा जा रहा है। अब हमें रजिस्टर तो दिया नहीं है। अगर ये रजिस्टर दिया गया होता तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, V इक्वल टू आई आर लगा के। बट रजिस्टर इज नॉट गोइंग टू गिवन हियर। तो इस केस में अपने को क्या करना होगा, तो इस केस में पावर दिया गया है। तो देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो तुम्हारा फैन हो, चाहे हो तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हो, है, उन सब में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कैसे, जैसे देखो, अब बल्ब में क्या लगा है, फिलामेंट लगा है। बल्ब में के अंदर क्या लगा है, फिलामेंट लगा है। और वही फिलामेंट क्या है, एज अ रजिस्टर का काम करता है। उसी फिलामेंट में क्या होता है, वही फिलामेंट क्या होता है, देखना बल्ब जो पहले पीली वाली बल्ब आती थी उसमें दिखती थी कि उसमें एक फिलामेंट होता है। अब जब करंट जाती है तो क्या होने लगता है, जलने लगता है ना, वो ग्लो करने लगता है। इतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब चूंकि इतनी हाई करंट उसमें जाती है तो क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब इस टाइप का सवाल आए, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एज ए इंस्ट्रूमेंट मत देखो, इसको एज ए रेजिस्टेंस देखो। कैसे रेजिस्टेंस देखोगे, क्यों कैसे देखोगे कि इसका पावर दिया गया है, इसका वोल्टेज दिया गया है, ये बता दिया गया है कि ये बल्ब इतने वोल्ट पे चलेगा, मतलब इतने वोल्ट तक चलेगा और इसका पावर इतना है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो पावर इज इक्वल टू होता है वो V स्क्वायर बाई आर होता है। तो इस बल्ब का जो रजिस्टर होगा वो V स्क्वायर बाई पी के बराबर होगा। अब V की वैल्यू कितना है भाई साहब, 220 गुणे 220 बटा पावर कितना है 100। 100 ने 100 को मार दिया, ये कितना हो गया, आर की जो वैल्यू आई ये कितनी आखिर 222 गुणे 22, है कि नहीं। हमें क्या मिल गया, रजिस्टर मिल गया। अब मैं इस सर्किट को कैसे लिख सकता हूं, बल्ब की जगह पे इतने ओम का एक रजिस्टर लगा देता हूं और इसको किससे दिया गया है, इसको 100 ओम के 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। अब करंट निकालना तो बहुत आसान है, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी V बाई आर। तो इसमें V की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, V की वैल्यू है तुम्हारी 100 और R की वैल्यू है 22 गुणे 22। एकदम सिंपल हो गया, एकदम सिंपल हो गया। दिस इज द आंसर, है कि नहीं। आराम से इसको निकाला जा सकता है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्या मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं कि हाँ सर इतना करंट फ्लो हो रहा है। तुम भी निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकता है। अब इसी सवाल में अगर खेल कर दिया जाए, कैसा खेल, देखो, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, ठीक, यहां पे एक और बल्ब और यहां पर एक और बल्ब। अब देखो, अब इस सवाल को खेल कर दिया जाए तो तुम देख के डरोगे क्या, नहीं, बोलोगे कि सर बल्ब नहीं, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है, उसके साथ एक पैरेलल में है, और फिर ये दोनों आपस में सीरीज में है। फिर करंट निकालना है तो नेट रेजिस्टेंस इन तीनों का मिला के और करंट इज इक्वल टू लिख दीजिए भाई बाई V बाई आर इक्वलेंट, खत्म। तो ये ऐसे सवाल देगा तुम्हारे एग्जाम में, तो उसके लिए तुम्हें डरना नहीं है। तो सर्किट सॉल्व करने के बेसिक मेथड्स थे, क्या थे, बेसिक मेथड्स थे। अब कुछ और अच्छे मेथड क्या है, थोड़ा सा कुछ और अच्छे मेथड देखते हैं। अब उसमें से जो सबसे पहला आता है, जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है सक्सेसिव रिडक्शन का। क्या आता है, सक्सेसिव रिडक्शन का। अब सक्सेसिव रिडक्शन क्या है कि मतलब किसी भी बड़े सर्किट को, अब देखो आर इक्विवेलेंट, ऐसे सर्किट में क्या होगा कि कोई भी सर्किट, जैसे सर्किट है, इसमें देखो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में है। मतलब यहाँ पे कोई भी
सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ सीरीज में होगा तो सिर्फ सीरीज में नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ पैरेलल में होगा तो सिर्फ पैरेलल में भी नहीं है। यहाँ पे दोनों है, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल। ये मतलब ये पूरे के पूरे, ये जो पूरा का पूरा आएगा ये आपस में किसमें है, पैरेलल में है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सक्सेसिव रिडक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं। जैसे इन दोनों को रिड्यूस कर दिया, इन दोनों को रिड्यूस कर दिया, मैंने कल करा दिया इन सबको। इन दोनों को रिड्यूस करके एक रजिस्टर बना दिया, इन दोनों को रिड्यूस करके एक रजिस्टर बना दिया, और फिर इन दोनों को पैरेलल में मिला के रिड्यूस करके एक रजिस्टर बना दिया गया। तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन। तो देखो ये सवाल भी तुम्हारा हो चुका है, ये सवाल भी तुम्हारा हो चुका है, ये सवाल भी तुम्हारा हो चुका है। अब इस सवाल को करते हैं। यहां तक अगर तुम लोग को क्लियर हो, यहां तक अगर तुम लोग को समझ में आ रहा हो तो तुम लोग बताना। ओके कोई बात नहीं। मनीषा एमयू एंड ब्राउन गर्ल फजीला, यहां तक तुम लोग, शिवम कुमार, तुम लोग को अब तक जो मैंने बताया अगर सारा समझ में आ गया हो तो यहां से अभी स्टार्ट करो। बच्चा पार्टी, बच्चा लोग जल्दी जल्दी बोलो, बच्चा पार्टी फटाफट बताओ फटाफट। तो चलो पहला सवाल आज का हम करते हैं कि a wire of resistance is cut into 5 equal pieces। अब देखो एक वायर है of resistance R, a wire of resistance R is cut into 5 equal pieces. These pieces are connect into parallel and the equivalent resistance of the combination is R dash। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, जिसका रेजिस्टेंस R था। तो देखो एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना भाई, R है। अब इसको क्या किया गया, अब इसको क्या किया गया, अब इसको क्या कर दिया गया, 5 पीस में काट दिया गया, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन पांचों को क्या कर दिया गया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलली क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। 1 2 3 4 और 5, ठीक, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट निकाला गया तो वो आ गया R प्राइम। इनका जो इक्विवेलेंट है, इनका जो इक्विवेलेंट आया होगा, कुछ R इक्विवेलेंट आया होगा। R इक्विवेलेंट इस सवाल में बोला गया कि R प्राइम है। तो आप बताइए R अपन R प्राइम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है, मैं तो बिना पेन पेपर उठाए कर सकता हूं, और मैं इस बात की उम्मीद तुमसे भी करता हूं कि तुम भी ऐसे सवालों को बिना पेन पेपर उठाए कर दो। इसमें क्या किया गया, मान लो इसकी लेंथ L रही होगी, अब लेंथ को क्या कर दिया गया, 5 भाग में बांट दिया गया। अब जैसे ही तुम लेंथ को 1/5 करोगे, 1/5 करोगे, रेजिस्टेंस कितना ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तुम अगर वायर को छोटा कर रहे हो, वायर को क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी, तुम बताओ, वायर को क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो ना, काट के वायर को क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। क्योंकि देखो आर होता है, आर की जो वैल्यू होती है ये रो एल बाई ए के बराबर होती है। रो और ए तो कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होगा। अगर एल को तुमने क्या कर दिया, 1/5 कर दिया, तो आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, बोलो आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा। तुमने लेंथ को क्या किया, छोटा किया, तो आर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर भी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेंथ दुगना कर दे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ के दुगना हो जाता। अगर लेंथ को 2L कर दो तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। लेकिन अगर लेंथ को L/5 करोगे तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/5। तो मैं अगर इसको लिखूं तो एक छोटा वाला टुकड़ा कितने का हो जाएगा, R/5 का हो जाएगा। हर छोटा टुकड़ा चूंकि समान भाग में बांटा गया है, तो हर टुकड़ा R/5 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 ओम का हो जाएगा। अब 5 रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ दिया गया है, तो उसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो उसका नेट रेजिस्टेंस आएगा R/5/5, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस होता है R/N। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चा, R प्राइम की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, R/25। आरोगेडी में पॉइंट और नॉट, आरोगेडी में पॉइंट और नॉट। हमको चाहिए R/R प्राइम, तो इसको इधर भेज दो और उसको इधर लेके आ जाओ। तो R/R प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, दैट विल बी 25 आंसर।
तो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो ऐसे सवाल के लिए कुछ चाहिए क्या अपने को? नहीं सर, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ओनली कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। अगर अपने को कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल चाहे कैसा भी हो अपन लोग कर लेंगे। यार तुम लोग इसका आंसर अब तक नहीं बता पाए, क्यों भाई? फजीला शिवम, A to Z डिजिटल नॉलेज, ये सवाल इतना टफ था क्या? जब मैं सवाल करने जाऊं तो तुम लोग खुद भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है? अब ये सवाल तुम्हारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया। चलो इस सवाल को करो। ये 6 इक्वल रेजिस्टेंस है, इनको ऐसा जोड़ा गया है। ये 6 इक्वल रेजिस्टेंस है, इनको ऐसे जोड़ा गया है। आपको बताना है कि किसके बीच मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू समझना, अगर हम Q और R के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, या फिर Q और P के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, या फिर R और P के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस? बताओ, इस सर्किट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? कितने लोगों को इस सर्किट क्लियरली दिख रहा है? अगर क्लियरली विजिबल हो तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो। हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है। बोलो बच्चा पार्टी। A to Z डिजिटल लाइब्रेरी कैसे कैसे सोचोगे? तो देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां आता है बेटा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस केस में आता है? तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस उस केस में आता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर क्या हो? सीरीज में हो। अगर ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर पैरेलल में हो जाएंगे तो उस केस में मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं आएगा। हाँ या ना? तो चलिए हम थोड़ा सा ना निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि तुमको नहीं पता है, तुम नोबड़े आदमी हो, तुम नूब हो, तुमको ज्यादा आइडिया नहीं है। तो तुम पहले ना सबके थ्रू निकाल के देखो। पहले हम निकालते हैं किसके थ्रू? मैं पहले निकालता हूं Q इन R के क्रॉस। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस Q इंटू R, Q इंटू R के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालता हूं। किसके क्रॉस निकालता हूं? Q इंटू R के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालता हूं। तो समझने की कोशिश करना, मैं इसके और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो बैटरी कहां लगेगी? इसी के क्रॉस लगेगी। अब सोचो, बैटरी से जब करंट आएगा तो उसे क्या दिखेगा कि यहां से आएगा। तो अब करंट कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। मान लो I1 करंट इधर चला गया, तो जो करंट इधर जाएगा वो यहां आएगा। तो उसे एक चीज दिखेगा कि ये आर 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 मिलके क्या हो रहे हैं? पैरेलल में हो रहे हैं। तो इनको डायरेक्टली मैं R/3 बोल देता हूं, ठीक? तो ये R और R/3, चूंकि जो करंट इसमें जाएगा वही करंट R/3 में आएगा। तो ये R और R/3 किस में है भाई साहब? किस में हो गए? सीरीज में हो गए। अब R और R/3 सीरीज में है तो इनको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा R प्लस R/3, है कि नहीं? और A R और R किस में हो गए? पैरेलल में, तो दैट इज R/2। तो R प्लस R/3 हो गया। R प्लस R/3 को थोड़ा सॉल्व कर लो तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? 4R/3। और इसके साथ पैरेलल में है R/2। इसके साथ पैरेलल में कौन सा है बच्चा पार्टी? R/2। इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। सॉल्व करने का यही तरीका ही है, मल्टीप्लीकेशन। देखो, मल्टीप्लीकेशन अपान समेशन 4R/3 प्लस R/2, है ना? R/2। तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो R को कॉमन करके काट ही दो, तो ये हो जाएगा 2R/3। ऊपर हो गया 2R/3, नीचे कितना हो जाएगा? नीचे ले लो एलसीएम, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 2R/3 इंटू 6/8, 3 11, 3 दूना 6, दैट इज 4R/11। ठीक है, इसके क्रॉस कितना आ रहा है बच्चा पार्टी? 4R/11। ये R क्रॉस Q इंटू R, दैट इज 4R/11 आ रहा है। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो बताओ कैसे निकाला मैं बोला कि भाई साहब अगर मैं इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं तो पहले तो इसको छोड़ो, देखो कि जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें आएगी।
तो इनका नेट रेजिस्टेंस R/3, इसका रेजिस्टेंस R और R/3 किस में है, R और R/3 किस में है, सीरीज में है, तो R प्लस R/3 दैट विल बी 4R/3। और इनका नेट रेजिस्टेंस कितना है, R/2, तो R/2 इनके साथ किस में है, पैरेलल में है। अब पैरेलल को जब सॉल्व करना होता है तो क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट बाई सम, तो दिस इज प्रोडक्ट और दिस इज सम। अब प्रोडक्ट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, आ गया 4R/11। यहां तक मेरा सही है कि नहीं देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक मैं बहुत करता हूं, गणित में कमजोर हूं, ठीक है। हाँ FF गेमिंग दे सकते हो, ठीक है, हो गए। क्या यहाँ तक मेरा सही है, हाँ सर सही है। चलो इसके क्रॉस मैंने निकाल दिया। अब चलो मैं दूसरे के क्रॉस निकालता हूँ, Q इंटू आर के क्रॉस निकालता हूँ, किसके अकॉर्डिंग, Q इंटू पी के अकॉर्डिंग निकालता हूँ। तो बैटरी हमारी कहीं यहाँ लगा दो। अब बैटरी यहाँ आएगी तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट यहाँ से घूम के जाएगा, है कि नहीं, यहीं तक जाएगा ना। तो अब देखो ये जो तीनों होगा पैरेलल में होगा, तो ये पैरेलल में होगा, तो इसको मैं बोल रहा हूँ R, तो ये हो जाएगा R/3 और ये R/2। अब R/2 और R/3 किस में बेटा, सीरीज में है, तो इनका सीरीज कर लो। सीरीज करोगे तो क्या बोलोगे, सीरीज करोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सिंपल है सर R/2 प्लस R/3 कैसे होगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6, दैट इज 3R प्लस 2R, तो दैट इज 5R/6। तो अपने को मिल गया इसका एलसीएम 5R/6। उसके साथ ही R किस में है, पैरेलल में है, तो 5R/6 इज पैरेलल विद R। इनको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार थोड़ी ना लिखने जाऊंगा, है ना, वरना सवाल को तो तुम लोग बवाल बना दोगे। 5R/6 को R के साथ पैरेलल में कर दीजिए, तो 5R/6 प्लस R, इसको सॉल्व कर दीजिए, R कॉमन लेके पहले काट दीजिए, दैट विल बी 5R/6। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 11/6। इसने इसको काट दिया, दैट विल बी 5/11R। तो इसको लिख दिया R कौन सा था, Q इंटू पी, R Q इंटू पी, दैट इज 5R/11, 5R/11। ठीक, इन दोनों के बीच का निकल गया। अब बताओ पहले इन दोनों के बीच एक बार कंपेयर करना जरा, ये 4R/11 ज्यादा है या 5R/11 ज्यादा है, Q इंटू पी के बीच हमने निकाला। तो अब तीसरा हमारा जो है, तीसरा है P इंटू आर के क्रॉस। P इंटू आर के क्रॉस निकालेंगे तो बैटरी यहाँ लगा दो, तो जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये लाइन और ये पूरी लाइन किस में हो गई, पैरेलल में हो गई। तो सॉल्व करो फटाक से, हम P इंटू आर के बीच निकाल रहे हैं, P इंटू आर के बीच एक बैटरी लगा लो ताकि कंफ्यूजन ना हो तुमको, ठीक है। तो AR और AR/2 किस में हो गया, सीरीज में हो गया। सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा R प्लस R/2, दैट इज 3R/2, पहली बात, ठीक है। उसके साथ पैरेलल में R/3, तो मैं लिखता हूं 3R/2 इंटू, इसके साथ पैरेलल में हो गया R/3 इंटू R/3 अपान 3R/2 प्लस R/3। सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, इसने इसको मार दिया, R से R को मार दो, 1/2 अपान में इसको सॉल्व करो भाई, इसको फटाक से सॉल्व करो। तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 तिली के 9 प्लस 2, ये हो जाएगा ऊपर, देखो ऊपर आर एक बचा हुआ है, तो दैट विल बी 6R अपान 3 दू 5, 5 दूनी 10, 6R/10। क्या ये सही है मेरा, RPR की जो वैल्यू आ रही है, RPR की जो वैल्यू आ रही है, PR की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज 6R/10। इज इट राइट गाइस, इज इट राइट, क्या मेरा ये सही है, क्या यहां तक सही है। बॉबी सिंह कह रहे हैं सर आपकी क्लास से जेई में, बॉबी ये जेई की क्लास नहीं है बेटा, ये क्लास 11th एंट्रेंस की क्लास है, ठीक है। हाँ अगर तुम हमारे बीटेक वाले कोर्स में हो तो अभी से अगर तुम आ रहे हो तो ठीक है, मतलब क्वालिफाई कर सकते हो अगर तुम नए हो तो, लेकिन बहुत बढ़िया रैंक तो नहीं आ सकती क्योंकि अभी क्या है कि जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हारा एग्जाम है। हाँ अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए सोच सकते हो थोड़ा बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आने के लिए, डोंट वरी। बॉबी सिंह सारा कराते हैं यार, पीसीएम सब कराते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो गाइज इतना तक सही है क्या, यस करण, ओके बहुत बढ़िया।
इज इट राइट? इज इट राइट? अब बताओ सबसे ज्यादा करंट सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा किस में है? चलो बताओ। ओके बच्चा पार्टी, बताओ किसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है सबसे ज्यादा है? चलो बताओ। क्या ये सही, ये वाला सही है ना? करंट ए टू जेड सबने देख लिया ना? अगर एक बार मैं फिर से रीचेक करूं तो क्या आएगा? दिस इज आर और दिस इज आर बाई टू, तो आर और आर बाई टू सीरीज में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3r/2, इसके साथ r/3 पैरेलल में हो जाएगा, तो 3r/2 मल्टीप्लाई बाई r/3 अपन 3r/2 प्लस r/3। r ने r को मार दिया और 3 ने 3 को मार दिया। ठीक है, आंसर में क्या बचा भाई साहब? आंसर में क्या? हाँ, आंसर में क्या बचा? 1/2r ऊपर बचा था, r/2 ऊपर बचा था, एलसीएम लिया था तो कितना हो गया था? नीचे 6 हो गया था, r/2 नीचे 6 हो गया था, और ऊपर बचा था 9 और प्लस 2, 9 2 11, सॉरी। ठीक है ठीक है, 9 2 11, ये 6 ऊपर जाएगा तो 6r/2 गुणे 11, 2 3 6, दैट विल बी 3r/11, दैट इज 3r/11। तो ये थोड़ा सा गलती आया था, दैट इज 3r/11, वही मैं कह रहा था कि अजीब सा क्यों आ रहा है। अब देखो रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड R, दैट विल बी 3r/11। अब बताओ सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा किस में है? सर ये 5r/11 वाला है, PQ में है। किस में है बेटा? PQ में है। किस में है? P और Q में है। किस में है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस? किस में है? P और Q में है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में बेटा? P और Q में है। अगर इसके क्रॉस रजिस्टर निकाला जाए, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकाला जाए, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसी के क्रॉस आएगा, दैट विल बी 5r/11। दिस इज द आंसर। अच्छा, हमने अभी मजदूरी करके निकाली, हमने तीनों के क्रॉस निकाला फिर आया, लेकिन सवाल में तो हमसे पूछा ही नहीं था इतना। सवाल में तो हमसे पूछा था कि सिर्फ बताइए किसके क्रॉस होगा। तो अगर हमें ये पकड़ना हो तो हमें मजदूरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूछो कैसे रिक्वायरमेंट नहीं है? पूछो बच्चा पार्टी। थैंक यू सोनिया। अगर हमसे पूछा गया है कि किसके क्रॉस रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो हमें इतना मजदूरी करने की आवश्यकता थी क्या? इस हर तीनों के क्रॉस निकालने की आवश्यकता थी क्या? नहीं। इसको डायरेक्टली भी क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? पूछो कैसे सॉल्व किया जा सकता है? जल्दी पूछो, पूछो गाइस, कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बोलो बच्चा पार्टी। इसको डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है? पूछो, फिर मैं बताता हूं ट्रिक। एग्जाम में जब आएगा तो मेरी तरह करने मत बैठ जाना, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया कितना आ रहा है, या ये भी नहीं पूछा गया कि करके दिखाओ। हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि किसके क्रॉस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो किसके क्रॉस होगा ये कैसे हम देखेंगे? तो एक लाइन में देखा जा सकता है। पूछो कैसे? पैरेलल में एक बात मैंने बताया था कि पैरेलल में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे ना, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। यस और नो? हाँ है ना? अरे देखो, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो क्या जो आर इक्विवेलेंट आएगा ये 2 ओम से भी छोटा आएगा या नहीं आएगा? करके देख लो। 4 गुणे 2/6, 2 3 6, 4/3, ये 1.33 आ रहा है। देख रहे हो? मतलब 2 ओम से भी छोटा आ रहा है कि नहीं? अगर 2 ओम के साथ 4 ओम को पैरेलल में तुमने लगा दिया, 4 ओम को ही नहीं, तुम 1000 ओम को, 1000 ओम को पैरेलल में लगा दोगे ना, तो भी आर इक्विवेलेंट 2 से छोटा ही आएगा। तुम 10,000 ओम को भी जोड़ दो 2 ओम के साथ पैरेलल में, तो भी क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट 2 से छोटा ही आएगा। ठीक? तो अगर तुम इसके अक्रॉस निकालोगे, इसके अक्रॉस निकालोगे आर इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस निकालोगे आर इक्विवेलेंट, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा लेस देन r/3 आएगा इसके अक्रॉस। और अगर इसके अक्रॉस निकालोगे आर इक्विवेलेंट, तो भी मैं गारंटी के बोल सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट लेस देन r/2 आएगा। और अगर इसके अक्रॉस निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट r से छोटा आएगा। ठीक है? तो तुम बताओ किसके क्रॉस निकालना चाहिए ताकि सबसे बड़ा मिले? बोलो किसके क्रॉस? क्या इसके क्रॉस या इसके क्रॉस या इसके क्रॉस? अगर मान लो आर की वैल्यू 3 कर दिया जाए, तो या 6 कर दिया जाए, आर की वैल्यू 6 कर दिया जाए, तो यहां पे आर इक्विवेलेंट किससे छोटा आएगा? 2 से छोटा आएगा। यहां पे आर इक्विवेलेंट किससे छोटा आएगा? 3 से छोटा आएगा। और ये क्या बोल रहा है कि यहां मतलब इसके क्रॉस अगर आप निकालिएगा तो आर इक्विवेलेंट 6 से छोटा आएगा। तो हमें किससे निकालना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है इससे निकालना चाहिए, क्या पता 5 आ जाए।
लेकिन वो 5 कभी इसमें नहीं आ सकता है, कभी इसमें नहीं आ सकता है। तो सबसे ज्यादा हाई चांस कहाँ पे है आर इक्विवेलेंट सबसे बड़ा आने का? सर यहाँ पे, जहां पे जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं, जिसकी रेजिस्टेंस अगर सबसे, इसकी रेजिस्टेंस अगर सबसे ज्यादा है तो आर इक्विवेलेंट पक्का इससे छोटा आएगा। और यहाँ पे इससे छोटा आने का मतलब ये तो इससे भी छोटा हो गया, और ये तो r/3 से छोटा आएगा, मतलब इससे तो बहुत छोटा हो गया। तो इसका मतलब मैं आंख बंद करके सोच सकता था कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा सबसे बड़ा आएगा, थोड़ा सा ट्रिक लगा के। तो सवाल में हमें पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें ट्रिक लगाने की रिक्वायरमेंट थी, हाँ है ना? कितने लोग को समझ? अरे सवाल ऐसे नहीं, सिर्फ रट्टा से नहीं होगा, थोड़ा सा खुद के माइंड को डेवलप करना पड़ेगा बच्चा पार्टी। माइंड को डेवलप करिए आप, डेवलप नहीं करेंगे तो तेज नहीं बनेंगे। तीव्र बुद्धि बनना, स्मार्ट बंदा बनना है, दिमाग चलाना आना चाहिए, सिर्फ पेन चलाने से काम नहीं चलेगा। बात समझ लो, दिमाग भी चलाओ पेन भी चलाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया होना चाहिए। यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल डायरेक्टली देख के करने वाला था, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। कल वाला ये सवाल मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया था, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैसेज कर ले कि सर नहीं समझ में आया था। करण जितने भी नंबर लेके आने हो तुझे, वैसे तो तुम्हारे 60 नंबर भी होंगे तो हो जाएगा एमयू में एडमिशन, पर जितने भी नंबर लेके आने होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर तू मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है, अगर तू मेरी डीपीपी को सॉल्व कर रहा है, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 100%। लेक्चर फॉलो करो, बार बार रिवीजन करो, डीपीपी सॉल्व करो, और अगर मैं कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया और तुमने भी कंप्लीट कर लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैंने मैथ्स की फैकल्टी बढ़िया वाली लाई है, फिजिक्स में बढ़िया पढ़ा ही रहा हूं, बायो वाले तुम्हारे कई सालों से पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनको बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए एएमयू क्लास 11th के लिए, ठीक है। तुम्हारी केमिस्ट्री की भी फैकल्टी बढ़िया ही आएंगी, और इंडो और जीके की भी फैकल्टी हम बढ़िया ही लेके आएंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। ओके चलो, अब बात करते हैं मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। अब दूसरा तरीका है मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। अब देखो, हेडिंग डाल लेंगे कि मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल, हेडिंग डाल लो सारे लोग कि सर्किट को सॉल्व करने के लिए भी एक मेथड है। कौन सा मेथड? इक्विपोटेंशियल। कौन सा? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई वायर है, देखो अगर कोई वायर है, इसका पोटेंशियल ए है, वी है, तो मैं यहां तक इसका पोटेंशियल क्या लिख सकता हूं? वी लिख सकता हूं। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस आया, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और अब इसके बाद जो पोटेंशियल होगा वो कुछ और हो जाएगा, वी हो जाएगा। और इस अब चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल वी है, तो यहाँ पे भी मैं पोटेंशियल वी लिख सकता हूं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक रजिस्टर नहीं आ रहा है बीच में, तब तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं है, इस पॉइंट के पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं है। जैसे अगर मान ले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो मैं इसको भी पॉइंट ए बोल सकता हूं, ये पॉइंट बी है तो इसको भी पॉइंट बी बोल सकता हूं। और अगर मैं जब इक्विपोटेंशियल के क्वेश्चंस होंगे, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने का मेथड समझना, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो तुम में से ज्यादातर लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल नहीं आता है तो। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? ए और बी के बीच हमसे आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी? ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। कैसे फाइंड करोगे? क्या मेथड होना चाहिए? तो अगर तुम करंट भेज के भी देखो ना, तो तुम्हें एक चीज दिखेगा कि अरे सर, यहां तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, और यहां पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। कौन सीरीज कौन पैरेलल, कौन सीरीज कौन पैरेलल, कुछ पता नहीं चल रहा है साहब, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तुम्हें पता चल रहा है क्या कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? सर नहीं पता चल रहा है। देखो इसमें बताओ कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, कुछ पता चल रहा है क्या? इसमें सीरीज पैरेलल पता करके बताओ, सारे लोग बोलो। इस सवाल को देखो, सारे लोग सीरीज और पैरेलल पता करके बताओ। क्या तुम्हें सीरीज पैरेलल कुछ पता चल रहा है? इन सब में किसी का आइडिया किसी चीज का आइडिया लग रहा है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में? यस और नो, यस और नो बोलो, फटाफट बोलो। नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा बच्चा पार्टी?
क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि ये डायरेक्टली हमें नग्न आंखों से नहीं दिखेगा। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को रीडिजाइन करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हारे सामने रीडिजाइन करूंगा तो तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा, तुम पक्का गारंटी के साथ बोलोगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। अब कैसे रीडिजाइन करेंगे सर्किट को, तो सर्किट को हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट डिफाइन करके रीडिजाइन करेंगे। जैसे देखो, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए हुआ। अब पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा का पूरा एक प्लेन वायर है, कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं रजिस्टर ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, हाँ है ना? ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं दिख रहा है क्या बच्चा पार्टी? अच्छा, ए पॉइंट बी है तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्लेन वायर है। ये पूरा का पूरा प्लेन वायर है तो ए भी पॉइंट बी होगा। ठीक, चलिए अब हम इक्विपोटेंशियल मेथड का यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो, ए और बी के बीच में अब दो ही पॉइंट है, ए और बी, और हमें इसी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब देखो, ए और बी के बीच में जितने रजिस्टर हैं सबको बनाते जाओ। तो ए और बी के बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस है, इसको डाल दो। तो दिस इज आर ओम। और जिसको ड्रॉ करते जाना उसको काटते जाना, ऐसा ना हो कि एक ही रजिस्टर को दो बार में बना दो। ठीक, फिर इस और ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद से काट दिया। दिस इज आर ओम। इस ए और बी के बीच में आर ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी ड्रॉ किया और यहाँ पे काट दिया। आप बताओ, ए और बी के बीच में 3 आर ओम के रेजिस्टेंस है। अब ये सीरीज में है या पैरेलल में है, फटाक से बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। अगर ये सीरीज में है तो भी बता दो, अगर ये पैरेलल में है तो भी बता दो। यस और नो, यस और नो, हाँ है ना, हाँ है ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप बताइए, सीरीज में है या पैरेलल में है, सारे लोग बताओ। ऑल दीज रेजिस्टेंस आर इन सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल, सब पैरेलल में है। अब चूंकि सबका सबका क्या है, आर है। अब अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो इनका आर इक्विवेलेंट में डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्टली लिख दूंगा तो कोई परेशानी तुम्हें तो नहीं है सर? आर बाई एन तो कितने हैं, एन के बराबर 3 है तो आर बाई 3। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कितने लोग को क्लियरली पक्का समझ में आ गया 100% गारंटी के साथ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 100% गारंटी के साथ समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों पार्टी समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन टफ था? ईमानदारी के साथ बताना। अच्छा, अगर तुमने इसको पकड़ लिया हो ना, एक सर्किट मेरे सामने ड्रॉ करके दिखाओ, एक सर्किट मेरे सामने ड्रॉ करके दिखाओ। This is A and B. Find the R equivalent between A and B. एक काम करो, इनको 3 ओम कर लो। तीन ओम, 3 ओम, 3 ओम। फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर ए भी बताइए, चलिए। दिस इज फॉर यू। देखता हूं किस में गट्स है। वाह करण पुंडीर, करण ने सवाल पूछा। वाह बेटा वाह, वाह करण।
करण बच्चे का सवाल है कि सर आपको कैसे पता चला कि पैरेलल में ड्रॉ करना है। एक्चुअली सपने में देवी माँ आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि संदीप बेटा एक काम करो, पैरेलल में ड्रॉ कर लो, है ना। क्लास में ध्यान नहीं देते हो और इधर उधर दिमाग लगाते हो और अब पूछ रहे हो कि कैसे पता चला कि पैरेलल में ड्रॉ करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना जिसमें प्लेन वायर बार बार तुम्हें दिखने लगे, तो समझ लेना इक्विपोटेंशियल से सॉल्व होगा। इक्विपोटेंशियल क्या है? मतलब अगर प्लेन वायर है तो पूरे प्लेन वायर का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे अगर ये पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल वी है, तो इसका भी पोटेंशियल वी ही होगा, और इस पूरे प्लेन वायर का पोटेंशियल वी होगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वी हो जाएगा। ठीक, अगर इसका पोटेंशियल समझना, अगर इसका पोटेंशियल बी है तो यहां पे भी पोटेंशियल बी होगा, और इस पूरे प्लेन वायर का पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं इक्वी पोटेंशियल, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बी होगा। अब मैं 2 पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि पूरे सर्किट में कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है सर, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब मैं पूरे सर्किट में सिर्फ 2 पॉइंट ड्रॉ किया हूं। अब 2 पॉइंट के बीच देख रहा हूं कितना रेजिस्टेंस है, तो इस ए और इस बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 1 है, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया। कोई दिक्कत? अच्छा, ए रेजिस्टेंस किसके बीच में है? सर ए और बी के बीच में है, तो फिर ए और बी के बीच में लगा दिया। तो अब पैरेलल में ही तो लगाओगे कि इसी में घुसा के लगाओगे? पैरेलल में ही लगाऊंगा, ठीक। और ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? तो इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल बी पे है और एक टर्मिनल ए पे है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा? पैरेलल में ही लगाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब देखो, अरे अगर ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ काट के थोड़ी ना लगाऊंगा। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लिखना है, तो अगर मैं यहाँ काट के लगाऊंगा तो ए बी एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल बी पे तो हुआ, लेकिन दूसरा ए पे गया क्या? नहीं, ये तो कहीं और चला गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? इसके लिए मुझे पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तभी तो एक सिरा बी पे और एक सिरा ए पे आएगा, तो ये अपने आप तीनों पैरेलल में आ गए। बात समझे? अब इसी के भी आप पे सवाल लगाओ, वरना बहुत कूटे जाओगे करण पुंदीर। ये कौन पूछ रहा है? टोटल कैपेसिटेंस। सु बेटा पढ़ लो, है ना। तो कितने लोग को लग रहा है वो लोग ये सवाल कर लेंगे? पहले सच में बताइए, कितने लोग को लग रहा है कि सर हम सवाल कर लेंगे? आप में से कितने महानुभाव हैं जो ये सवाल कर लेंगे? कितने लोग को लग रहा है? कितने लोग को फील आ रहा है? सवाल को करना कैसे है? सर इक्वी पोटेंशियल से। सर इसका पोटेंशियल ए है तो क्या इसका पोटेंशियल ए होगा? हाँ या ना, बस इतना बोलो। और इसका पोटेंशियल बी है, सॉरी दिस इज बी, इसका पोटेंशियल बी है तो क्या इसका पोटेंशियल बी होगा? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। बस फजीला कह रही है मैं कर लूंगी, बहुत बढ़िया। ए टू जेड डिजिटल नॉलेज। ये बच्चे थोड़े एक्टिव हैं। देखो, क्लास में जितना एक्टिव रहोगे उतना फायदा होगा, और जितना पैसिव बैठे रहोगे रजाई में घुस के और वीडियो देखोगे या नहीं भी देखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कैसे करेंगे? क्या इसका रेजिस्टेंस ये है तो इसका रेजिस्टेंस ये होगा? नहीं। क्यों? सॉरी, इसका अगर पोटेंशियल ए है तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट को ये मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में ड्रॉप आ गया। अगर इसका पोटेंशियल वी हो तो यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो एक पोटेंशियल गिर जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल वी नहीं होगा, अब कुछ और होगा। तो अब देखो, ए पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पे नहीं है। इक्वी पोटेंशियल पे कहाँ से है? सर इक्वी पोटेंशियल पे यहाँ से है। अगर मैं इसको सी मान लूँ, इसके पोटेंशियल को सी मान लूँ, तो ये पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल पे होगा, और इसका भी पोटेंशियल कितना होगा? सी होगा। और अगर इसके पोटेंशियल को डी मान लूं तो ये पूरा का पूरा किस में होगा? डी पे होगा। इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा? डी होगा। तो चलो अब मैं ड्रॉ करता हूं। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला है ए, उसके बाद क्या है? सी, ठीक। उसके बाद क्या है? डी, उसके बाद क्या है? बी, ठीक है। अब चलो, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस? ए 1 ओम का रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में है? ए और सी के बीच। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और उसके बाद वहां से काट दिया ताकि हमें पता चले ड्रॉ हो चुका है, ठीक। फिर देखो, सी और डी के बीच में,
ये 3 ओम का रेजिस्टेंस किसके बीच में है? सी और डी के बीच में। तो इसको काटा और इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, तो दैट इज 3 ओम। ठीक, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस किसके बीच में है? डी और सी के बीच में। तो फिर से डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाए, टिंग 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 टिंग। ये 3 ओम का मैं थोड़ा सा बढ़िया नहीं बनाया हूँ, चलो इसको और अच्छे से बना देता हूँ ताकि तुम्हें देख के अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। खूबसूरत चीजें तुम्हें मुझे पता है ज्यादा पसंद है। ठीक, अब देखो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में? सी और डी के बीच में है, तो यहाँ पे लगा दो। अब ये 6 ओम का रेजिस्टेंस किसके बीच में है? डी और बी के बीच में है, तो डी और बी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करोगे? बोलोगे सर ये तीनों की तीनों किस में हैं? पैरेलल में हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए और इसके बीच में एक, इसको सक्सेसिव और रिड्यूस करो, तो 1 ओम यहाँ पे आ गया सी, और सी और डी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 3 3, तो ये हो जाएगा 3/3 आर बाई एन, तो दैट विल बी 1, तो ये हो गया 1 ओम। और उसके बाद 6 ओम का रजिस्टर, 6 ओम का रजिस्टर, और उसके बाद हम आ गए बी पर। तो 1 ओम और 6 ओम किस में है? सीरीज में है। देखो जो करंट यहाँ से आएगी सब में जाएगी, तो मैं आर इक्विवेलेंट आर बिटवीन ए एंड बी बोल सकता हूँ, दैट विल बी 6 + 2 दैट इज 8 ओम। आंसर। कितने लोगों को लगा यस सर आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, यस 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 सर मजा आया? कितने लोग को लगा सर मजा आया? फजीला, ओके फजीला, हेल्थ पे ध्यान रखो बेटा। कल की क्लास मैंने बोला था ना, एक बार और देख लेना, है ना? अगर तुम मेरे क्लास को कर लेगा ना बेटा, तो सच बता रहा हूँ फिजिक्स के मास्टर बन जाओगे। एएमयू क्लास 11 में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी से जो तुमसे बच जाए, गारंटी है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वही है कि मेरे क्लास को कायदे के साथ करना है, मेरे डीपीपी को कायदे के साथ करना है, मेरे टेस्ट सीरीज को कायदे के साथ देना है। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो मी ना, तो नोबडी कैन स्टॉप यू गाइज, आई कैन गारंटी इट। बट ईमानदारी के साथ फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि बेईमानी के साथ चल रहा है। मैं तुम्हें तगड़ा चैलेंज दे रहा हूं, जो बंदा तुमसे 20,000 लेके पढ़ाएगा ना, वो भी नहीं कह सकता है कि तुम मुझे फॉलो कर लो या तुम्हें कर लो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, अगर ना हो तो आगे कहना कि अरे सर नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? मुझे पता है ना मैं क्या दे रहा हूं, मुझे ओनली आई नो व्हाट आई एम गिविंग यू। ओके गाइस, चलो ये चीज तुम ना 20,000 दे के भी नहीं पा पाओगे। ओके चलो, ये बात तुम्हें समझ में आ गया ना? ये सवाल करो, ये और भी तगड़ा सवाल है। क्या बोल रहा है कि द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा सप्लाइड करंट फाइंड करना है। तो कैसे पता चलेगा बैटरी के द्वारा सप्लाइड करंट कितना है? तो सर ये ऐसे पता चलेगा, अगर मेरे को आर इक्विवेलेंट पता चल जाए, तो मैं आर इक्विवेलेंट पता चल जाए तो मैं आई इज इक्वल टू लिख सकता हूं वी बाई आर इक्विवेलेंट। लेकिन इसमें सर पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। यहाँ करंट जाएगा तो इधर चला जाएगा, फिर इधर जो करंट जाएगा वो इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। तो सर सीरीज और पैरेलल पता नहीं चल रहा है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर पैरेलल और सीरीज पता नहीं चल रहा है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर? इस सवाल को देखो और तुमसे हो जाना तो अपनी पीठ थपथपा लेना, बोलना यस आई हैव डन दिस क्वेश्चन। लेकिन मुझे पता है तुम में से 90% लोगों से होगा नहीं, सच बता रहा हूं। लेकिन चलो ट्राई करते हैं। इक्वी पोटेंशियल वाला, इक्वी पोटेंशियल वाला, ओके फजीला कह रही है माय आंसर वाज करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फजला। हाँ देखो बहुत सारे, वही तो बता रहा हूं ना, ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं। कई बार तुम्हें सीरीज पैरेलल नहीं पता चलेगा तो इक्वी पोटेंशियल का सहारा लेना पड़ेगा। और आगे एक और मेथड पढ़ाऊंगा, उसको हम बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब उसको कैसे करेंगे तो उसको हम आगे देखेंगे, है ना? पूरा इलेक्ट्रिसिटी का मास्टर बना दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। इसमें सीरीज पैरेलल पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये वायर दिख रहा है, खाली 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 वायर दिख रहा है, इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल। क्या बेटा? इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इक्वी पोटेंशियल। तो कैसे फाइंड करूंगा इक्वी पोटेंशियल? बोलो बच्चा पार्टी। बड़ा सिंपल है मास्टर, कैसे? मैं मान लेता हूं ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अगर ए पॉइंट बी है तो फिर ए भी पॉइंट बी ही होगा, हाँ या ना? अच्छा यहां पे एक पॉइंट मान लीजिए सी। क्या मान लीजिए? सी। अब देखिए कमाल,
देख ये पूरा का पूरा ए होगा, पूरा का पूरा ए होगा, ये पूरा का पूरा ए होगा, ये बी होगा, तो ए रेजिस्टेंस के यहां तक का बी होगा। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करूंगा तो वोल्टेज घट जाएगा, वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा, तो हम इसको बी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, यहां ए बना लिया, यहां बी बना लिया, ठीक है, यहां सी बना लिया, यहां क्या बना लिया, सी बना लिया, बढ़िया। देखो ए और बी के बीच में बैटरी जुड़ी है, तो ए और बी के बीच में एक बैटरी भी जोड़ दिया, एक बैटरी भी जोड़ दिया। ठीक है, सर्किट को मैं अपने हिसाब से रीडिजाइन कर रहा हूं। ये 3 ओम ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ए और सी के बीच में एक 3 ओम का रजिस्टर जोड़ दिया। सी ले लिया, सी बहुत ऊपर चला गया था, ये चलो ऊपर तक ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 ओम, ठीक है, 3 ओम। जो जो लिखता जाऊंगा वो काटता भी जाऊंगा। ठीक है, बी और सी के बीच में, किसके बीच में, बी और सी के बीच में ये 6 ओम है, तो इसको लिखता गया और काटता गया। बी और सी के बीच में 6 ओम है। इन सारे सवालों को फिर से एक बार घर पे जाके तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर सी और बी के बीच में एक और 4 ओम है, इसको भी बना के काट दिया। दिस 4 ओम। ठीक, अब देखो ए और बी के बीच में कितना है, 3 ओम। ए और बी के बीच में कितना बच्चा पार्टी, 3 ओम। ए और बी के बीच में कितना है, 3 ओम। ठीक है, बढ़िया, सारे रजिस्टर कट गए, कोई रजिस्टर बच छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4, हमने कितने रजिस्टर लगा दिए, 1 2 3 4, बस लगा दिए। अब सॉल्व करो। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मुझे पहले तो कुछ कुछ क्लियर दिख रहा है कि ये चारों में 6 ओम पैरेलल में है, उसके साथ ए सीरीज में है। तो 4 और 6 को थोड़ा सॉल्व करूंगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, देखो ये बना देता हूं, अभी आर इक्विवेलेंट बना देता हूं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 4 गुणे 6 5, 6 4 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, है ना। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 बटा 5। ठीक है, 12 बटा 5 को क्या लिख देता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 को 20, 2.4। और 2.4 के साथ क्या लिख देता हूँ, 3। 2.4 के साथ क्या लिख देता हूँ बच्चा, 3। अब देखो ये जो करंट इधर जाएगी, ये करंट इसमें भी जाएगी, और वही करंट इन दोनों को अगर मिला के एक बना दूं तो इसमें भी जाएगी। तो ये 3 ओम और ये 2.4 ओम सीरीज में होंगे, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो ये हो जाएंगे 5.4, है ना। 3 दूना 5, 3 दू 5, 5.4। तो अब मैं इसका आर इक्विवेलेंट बनाता हूं, देखना ध्यान से, देख लेना, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आंसर भी गलत आ सकता है ना। तो दैट इज 3 ओम, और इसके ऊपर क्या है भाई, 5.4 ओम। ठीक है, अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है। बी वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट दिया गया है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज दिया गया, 6 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना जरा, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लो। देखना कोई मिस्टेक तो अपन ने नहीं किया ना, इज देयर एनी मिस्टेक। बी और सी के बीच में 6 ओम, बढ़िया लगाया। ठीक है, बी और सी के बीच में 4 ओम, ए भी लगाया। ओहो गलती हो गई, क्या गलती हो गई, बनाने में गलती हो गई। देखो दिस इज ए, तो दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस इज बी। ठीक है, दिस इज सी, बनाने में गलती हुई। वही वही मैंने तुमसे क्या बोला, अगर तुमने गलती किया ड्रॉ करने में तो गलती हो जाएगी। देखो ए और बी, और ऊपर कर दिया ए और बी, ऊपर कर दिया सी। ठीक है, अब तुम सोचना, ए और सी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस बना के काट दिया। फिर ए और सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया देखो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो सी 6 ओम का काट दो, सी और बी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको भी काट दो, सी और बी के ओम में 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब लास्ट वाला 3 ओम का रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पे लिख दिया ए और बी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, सॉरी 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम है। और बैटरी किसके किसके बीच में है सर, ए और बी के बीच में है, कितना, तो सर 6 वोल्ट की बैटरी है। अब इनको सॉल्व करो, 3 और 6 को सॉल्व करो, तो 3 गुणे 6 अपान 9, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, देख रहे हो ये 2 आ गया, 2 और 4 6 आ गया, 6 और 3 फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और v इजिकल टू कितना लगा दो, आई आर लगा दो, v की वैल्यू 6, आई और आई 2, तो आई की वैल्यू कितना आ गया 3। अब आ गया आंसर। देखे कैलकुलेशन की वजह से हमारा कैलकुलेशन कितना
गंदा होता जा रहा था, डेसिमल ओशिमल में पहुंच गया था। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये ऐसे सेट होते हैं कि एक लाइन में आंसर आ जाए, टन टन। कितने लोग को मजा आया? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे इसको सॉल्व किया, 3 और 2 2 आ गया, 2 और 4 6 आ गया। अब 6 और 3 पैरेलल में होंगे, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, इसको मिटा के सोचो, इसको मिटा के 2 लिख सकता हूँ, हाँ सर 2 लिख सकता हूँ। अब जो करंट इधर जाएगी वही करंट 4 में बह के आएगी, तो 4 और 2 6 हो गया। तो इसको भी मिटा देता हूँ, और मिटा के मैं क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बच्चा पार्टी? 6 लिख देता हूँ। अब 6 और 3 किस में है? पैरेलल में है, तो इन दोनों को करूंगा तो 6 गुणे 3 बटा 9, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, फिर 2 आ गया। अब इन दोनों को मिटा के क्या कर देता हूँ, इन दोनों को मिटा के क्या कर देता हूँ बच्चा पार्टी, इन दोनों को मिटा के क्या कर देता हूँ, फिर से 2 कर देता हूँ। इन दोनों को मिटा के फिर से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब एक रजिस्टर है 2 ओम जिसके क्रॉस 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, करंट बताओ। तो V इक्वल टू आई आर, आई कितना होगा? 3 एम्पियर। आंसर, दिस इज द आंसर। कितने लोग को मजा आया? कितने लोग को लग रहा है हाँ सर? बोलो जल्दी बोलो। फजी लाइन एवरीवन। अरे मजा आया कि नहीं आया? इतना दमदार सवाल तुमने 2 लाइन में कर लिया। इसके लिए क्या पता होना चाहिए? इक्वी पोटेंशियल। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पता करके अपने हिसाब से रीड्रॉ करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? कोई परेशानी है क्या किसी को? कोई कष्ट है क्या? नहीं सर, बड़ा सिंपल है, मजा आ रहा है, और मेरे हिसाब से मजा आना भी चाहिए। सारे लोग बोलो। करण पुंदीर, बोलोगे तो मजा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं मजा आएगा। अच्छा, एक सवाल, लुल्लू सा सवाल है, जो जिसके थ्रू मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूं, एक बार बस चेक करना चाहता हूं कि क्या तुम्हें करंट डिवीजन रूल आता है। क्या बोला गया है कि दिस इज 5 ओम, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है। पहला, व्हाट इज द करंट इन अदर टू रेजिस्टेंस, इसमें और इसमें कितना करंट होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, चलो फटाक से बता दो, और टोटल रेजिस्टेंस बता दो, आर इक्विवेलेंट बता दो। वाह क्या लुल्ले सवाल है, वाह अति उत्तम, ऐसे सवालों की तो खोज थी। ये सवाल तो तुम कर सकते हो यार। मान लो इसमें बहने वाली करंट I1 है और इसमें बहने वाली करंट I2 है, ठीक ठीक बच्चा। तो करंट डिवीजन रूल लगाओ, I1 की वैल्यू, I1 अगर निकालना हो तो 1 एम्पियर, चूंकि यहां से 1 एम्पियर यहां तक आएगी, लेकिन जैसे ही आएगी कुछ I1 इधर चला जाएगा, कुछ I2 इधर चला जाएगा। तो 1 एम्पियर को बांटना है, किस में बांटना है? 10 और 15 में बांटना है। तो जो 10 में जा रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? 15 में, अपान में नेट रेजिस्टेंस, 10 और 15 25। तो क्या लिख दूंगा? 5 15 50 25, तो दैट इज विल बी 3/5। I2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ सर? I माइनस I1 लिख सकता हूँ, उसको क्या लिख दूंगा? 1 माइनस 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। अच्छा, अगर ये 2/5 नहीं करना है तो ऐसे कर लो, I2 की वैल्यू क्या करो? I इंटू, अब चूंकि इसमें तो 10 पे डिपेंड करेगा, तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 50 25, तो I की वैल्यू तो 1 है, तो दैट विल बी 2/5 एम्पियर। देखो, तुम जैसे निकालना चाहोगे वैसे आंसर आएगा, एकदम मक्खन के माफी का आंसर आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। ये डिपेंड कर रहा है तुम्हें पढ़ा कौन रहा है ना, और मैं पढ़ा रहा हूं तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल पूछ रहा है। क्या लुल्लू पुंजू सवाल पूछ रहा है, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल पूछेगा तो कितना होगा? V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। अब कितना? आई तो हमें पता है, आर भी पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो सर वी ए माइनस वीवी की वैल्यू कितनी होगी? वी ए माइनस वीवी की वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू आर की वैल्यू 5, तो दैट इज 5 वोल्ट, है कि नहीं? अच्छा, ओवरऑल टोटल रजिस्टर अब ए और बी के बीच में है, अगर ए और सी के बीच में पूछेगा तो क्या करेंगे? हम देखेंगे सर ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना है? अगर ए और सी के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट पता चल जाए तो हमें पता है कि ये 1 एम्पियर की करंट जा रही है, तो V इज इक्वल टू जो होगा 1 इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। तो आर इक्विवेलेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना है? तो सर 10 और 15 किस में है? पैरेलल में। थोड़ा इनको सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 15 बटा 25, 5 दूनी 10, 50 25, 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 6 ओम। ये 6 ओम और ये 5 ओम किस में है बेटा? सीरीज में है। तो सीरीज में जोड़ूंगा तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा?
11 ओम। अब नेट रेजिस्टेंस इसके बीच में कितना आ गया 11 ओम, तो V की वैल्यू क्या होगी 1 गुणे 11, दैट विल बी 11 वोल्ट। आंसर कितने लोग को लगा रहे सर ये सब तो लुल्ल सवाल है, ये सब तो आपने बच्चों का खेल बना दिया हमारे लिए। लेकिन फिर बात वही है, अगर तुमने लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया तभी बच्चों का खेल है, अदरवाइज आधे से ज्यादा लोग को तो समझ ही में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ जो एक एक पॉइंट लिख के तुम्हारा पोथा भरवाता है, तुम्हारी कॉपी छपवाता है। क्योंकि बुद्धि का विकास लिखने से नहीं होता है बेटा, बुद्धि का विकास दिमाग लगाने से होता है। किसी चीज को कितने छोटे से छोटे तरीके से किया जा सकता है, यही बताता है कि तुम कितने स्मार्ट हो, है कि नहीं। बात समझ में आ रहे हो। पोथा पढ़ के जगमुआ भया न पंडित को, 4 अक्षर STBG का पढ़ा सो पंडित हो। बात समझे कि नहीं, बोलो बच्चा पार्टी। बच्चा लोग कहाँ रह गए तुम लोग, जल्दी जल्दी मैसेज करते जाओ, जल्दी जल्दी मैसेज करो तभी मजा आएगा। ऐसे क्या ही मजा आएगा, ऐसे फील ही नहीं होगा, है ना। चलो आगे हम थोड़ा सा हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट मेथड क्या है, पहला तुमने क्या मेथड पढ़ा, अभी तुमने कौन सा मेथड पढ़ा, इक्विपोटेंशियल मेथड पढ़ा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो व्हीट स्टोन ब्रिज, ये लास्ट मेथड है व्हीट स्टोन ब्रिज। उसके बाद फिर हम एनर्जी और पावर पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट जो है 10 मिनट का या 15 मिनट का है व्हीट स्टोन ब्रिज, और कल हम लोग डीपीपी सॉल्व कर लेंगे। डीपीपी में किसी को डाउट हो तो बता दो, या एएमयू में भी, एएमयू के क्वेश्चंस अब तुम लोग लगाना शुरू कर दो बच्चा पार्टी। तुम लोगों ने ऐप डाउनलोड किया ना एसटीबीजी डाउनलोड किया है कि नहीं किया। एएमयू के पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो बेटा, है ना। एएमयू के सारे पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा डिस्कशन एएमयू के पीवाईक्यू का है परसों। कल मेरे हिसाब से कल चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, कल या परसों खत्म हो जाना चाहिए। नरसों ले लूंगा, मतलब जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन मैं ले लूंगा, ठीक है। इसका यहाँ फिजिक्स में जाना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर होगा जिसको हमने बना रखा है। अब जितने सवाल हैं सब कर लोगे तुम, देखो देखो ऐसे सवाल देखते जाओ। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है ना। देखो इस सवाल देखो एएमयू का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। एक वायर है जिसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है, रेडियस 2 मीटर है। अगर एक वायर जिसका लेंथ 20 मीटर और रेडियस 3 मीटर हो, तो इनका रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। क्या बकवास सवाल है, क्या बकवास सवाल है, 2 मिनट में कर दोगे, है कि नहीं। अब देखते चलो, जो मैं जिसपे मैं मार्क करता चलता हूँ, ये सब लगाते हैं, अच्छे से कॉपी में बनाना है और करना है, ठीक है। ये जो है एनर्जी और हीट, कल के क्लास के बाद ही कर लोगे ये सवाल, तो अभी के लिए इसको रहने देना, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। The resistance of each arc are connected to a triangle of resistance between any two terminal will be। 3 रजिस्टर है ना। देखो 3 रजिस्टर है, ये 8 ओम और दूसरा भी है 8 ओम और तीसरा भी है 8 ओम, ठीक है। ये 3 रजिस्टर है 8 ओम और 8 ओम का। अब बताओ इसके और इसके बीच का आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ये 8 8 16, और 16 और 8 किस में है, पैरेलल में। तो 16 8 और ये कितना हो जाएगा 24। तो 8 तरीके 24, 16/3 आंसर, है ना। देख रहे हो। तो ये सवाल भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हें करके आना है, ठीक है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 4, ये सवाल भी तुम्हें करके आना है। कुछ नहीं बोल रहा है, R बराबर रो एल बाई ये वाला फार्मूला यूज करना है, रो एल बाई ये वाला फार्मूला करना है। 100% गारंटी के साथ तुम्हारा आंसर आएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। अब ये सवाल क्या लुल्ल सवाल है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द सर्किट। अगर R की वैल्यू 3 ओम हो, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ही पैरेलल में। जो नेट आएगा ए इन दोनों के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम्हें, ऐसा भी एएमयू के सवाल हैं, और कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें पढ़ाया ना हूं, सब मेरे नोट्स के अंदर का ही है, बाहर का कुछ भी नहीं है। पूरा तुम्हें फिजिक्स पढ़ाऊंगा और बाहर का तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई तुम टेंशन काहे को ले रहे हो यार, किसी आम बंदे से तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे, तुम्हें मान के चलो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। हाउ मैनी रजिस्टर आर इन पैरेलल, कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाए, है ना, कि ये मिल जाए, ठीक है। इसको भी करके आना। ये वाला क्वेश्चन कल के बाद हो जाएगा, ये वाला सवाल, जिसमें जब तुम्हें मैं हीट और एनर्जी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने बल्ब
पैरेलल में लगाया जाए कि 2 ओम का करंट निकले। ये सवाल तुम करके आना, ट्राई करके आना, 100% ये सवाल हो जाएगा। जो मैंने बल्ब का कॉन्सेप्ट बताया ना रजिस्टर वाला, वही है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डायमीटर हीट प्रोड्यूसेस। कल के सवाल के बाद ये हो जाएगा, कल के लिए छोड़ दो। इसको करके आना है ना, इसको करके आना, 100% ये सवाल तुमसे हो जाएगा। ये सवाल 100% हो जाएगा। ये भी सवाल तुमसे 100% हो जाएगा, ठीक है। ये भी सवाल तुम्हारे तुमसे 100% हो जाएगा। अरे अगर रेजिस्टेंस के लेंथ को डबल कर दिया जाए तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा बताओ। और रेजिस्टेंस इज डबल ऑन इट, द न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में हमने ये सब किया था। ये सवाल भी करके आना, ठीक है। तो ज्यादातर सवाल अब तुमसे हो जाएंगे, सारे के सारे सवाल तुम्हें करके आने हैं। ये डीपीपी तुमने कर लिया होगा, इस पे भी लगभग ऐसे 39 क्वेश्चंस हैं, 39 क्वेश्चंस हैं। ट्राई करके आना। सिर्फ जिनमें हीट हो, हीट को छोड़ देना, जिसमें एनर्जी हो उसको छोड़ देना, ये 2 छोड़ देना, बाकी सारे सवाल करके आना। और डीबीबी भी तुम लगा के आना। और कल के बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। व्हाट आई विल टीच यू, मैग्नेटिज्म। लेकिन अब बहुत पीक पे चल रहा है चैप्टर, सच बता रहा हूं। ये जो कल का लेक्चर हुआ, आज का लेक्चर हुआ और जो कल का लेक्चर होगा, मोस्टली 80% सवाल इन्हीं 3 लेक्चर से आएंगे। किससे आएंगे? इन्हीं 3 लेक्चर से आएंगे। फिर से बोलो किन से आएंगे? इन्हीं 3 लेक्चर से आएंगे। तो तुम्हें इनको बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ करना है। अगर तुम ईमानदारी के साथ कर रहे हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो बैठ के कल पूरा पीवाईक्यू लगा जाना, इंतजार मत करना। इससे 2 फायदा होगा। पहला, तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, तुम्हें ये चीज आ जाएगा और तुम एएमयू के लिए एक चैप्टर एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, परफेक्टली तरीके से सीख जाओगे। और अगर तुम चाहते हो कि सारे लेक्चर मैं स्मूथली लेता रहूं, तो तुम मेरे भी मोटिवेशन को बनाए रखो। मोटिवेशन बनाने के लिए क्या पैसे देने हैं? नहीं, पैसे नहीं देना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है और आने वाले टेस्ट में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेके आके मुझे प्रसन्न करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।